बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास जो है वो लेक्चर 3 है वीक 5 का। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो रैंडमाइज क्विक सॉर्ट हमने लेक्चर 2 में देखा है तो उसका टाइम एनालिसिस हम किस तरह से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम शुरू कहाँ से करें। तो पहले तो ये था कि हम नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो है वो उसको काउंट किया करते थे, आइट्रेशंस है या उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं और फिर उनको गिनते होते थे। अब यहाँ पे चूंकि बात यह है कि हम फिक्स्ड आइट्रेशंस या फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि जो हमें पता हो कि कौन कब एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरा मसला ये है कि वो रैंडम नेस इन्वॉल्व हो गई है कि फिर सिलेक्शन के बाद क्या हो रहा है, तो वो उसका फैसला हम इस तरह नहीं कर पा रहे। तो क्या चीज़ है, क्या ऐसा फैक्टर है जिसको हम देखें कि जो डोमिनेट करता हो और उसी की बेस के ऊपर हम चेक कर सकें कि टाइम लग रहा है। तो क्विक सॉर्ट में जो हमारी जो डोमिनेंस है वो किस चीज के ऊपर हो रही है, वो नंबर ऑफ कंपैरिजन की तरफ हो रही है। यानी वहां पे कि जहाँ हम कंपेयर करते हैं अपने पिवट की वैल्यूज को और की बाकी वैल्यूज के साथ, और वो जैसे जैसे कंपेयर होता जाता है वैसे वैसे पार्टीशन बनती रहती है। और हमें पता है कि जब भी क्यू एस कॉल होता है तो पार्टीशन लाजमी होती है। इसका मतलब है कि ये एक जो है वो डोमिनेंट फैक्टर है। तो अगर हम यही गिन लें कि नंबर ऑफ कंपैरिजन जितने होते हैं तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि रन टाइम जो है वो इसका क्या होगा। ठीक है, तो एक अंदाजा हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। अब कंपैरिजन करने का मतलब ये है कि पहले हमें ये पता चले कि पूरी अरे जो भी मौजूद है, जो एलिमेंट्स हैं उसके, वो आपस में कंपेयर कितनी दफा हो रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 जो है वो 10 के साथ कितनी दफा कंपेयर होता है। इस बात का फैसला कि अब कब होगा कि जब आपको ये पता हो कि जो पिवट है वो कौन सा सिलेक्ट हो रहा है। अगर तो पिवट सिलेक्ट जो भी होता है तो एक तरफ उसके स्मॉलर एलिमेंट्स चले जाएंगे और दूसरी तरफ उसके बड़े एलिमेंट्स चले जाएंगे। तो अगर बड़े एलिमेंट्स एक तरफ हो गए तो 1 और 10 का कंपेयर होने का चांस जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। अगर हम जो है वो 8 को एज पिवट जो है वो सिलेक्ट करते हैं, तो क्योंकि क्यू एस दोबारा अब उस अरे के ऊपर कॉल होगा जो 8 से छोटी हैं और 8 से बड़े के ऊपर अलग कॉल होगा। तो इसका मतलब है कि अब इसमें से कोई पिवट सिलेक्ट होगा और आपस में चीजें कंपेयर होना शुरू होंगी और इसमें अलग होगा, तो 10 और 1 दोबारा कंपेयर नहीं होगा। तो हमें ये सारी चीज देखनी पड़ेगी। जैसे इस एग्जांपल में भी जो 5 को अगर आप पिवट सिलेक्ट करते हैं तो पिवट सिलेक्शन के बाद जब 5 एक दफा कंपेयर हो जाता है तो दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कि 5 से एक दफा हो गया, जैसे 5 के बाद 7 6 इधर चले गए, 3 1 4 2 इस तरफ चले गए हैं। तो अब जब यहाँ पे 3 पिवट के तौर पे सिलेक्ट हुआ है तो यहाँ 6 और 7 ये तो अभी इस साइड के ऊपर मौजूद है, लेकिन क्या 7 और 3 का कंपैरिजन दोबारा होगा? तो वो नहीं होगा। अच्छा, हम फिर अब क्या करते हैं कि हम इसको एक रैंडम वेरिएबल के साथ प्रेजेंट करके देखते हैं। तो हम एक बात ये करते हैं कि या तो वो कंपेयर होगा या वो कंपेयर नहीं होगा। ठीक है, तो इट विल बी कंपेयर्ड और नॉट, 0 और 1 दो बातें होंगी। तो इस केस में हम इंडिकेटर वेरिएबल ये बना सकते हैं कि अगर तो ए और बी कंपेयर होते हैं तो हम 1 कर दें, और अगर वो कभी कंपेयर नहीं हो रहे आपस में तो वो हम उसको 0 कर दें। तो अब प्रीवियस एग्जांपल में जैसे 1 5 है वो आपस में एक दफ़ा कंपेयर होते हैं तो हमने 1 कर दिया है। लेकिन जो 3 और 6 है वो कभी कंपेयर नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं कंपेयर हो रहे थे? क्योंकि जब 5 सिलेक्ट हुआ था तो पार्टीशन में हमारे पास 3 1 2 4 एक तरफ चले गए थे और 7 और 6 दूसरी तरफ चले गए थे। तो 5 के साथ तो इनका कंपेयर हुआ था, लेकिन 3 और 6 को कभी मौका नहीं मिला था आपस में कंपेयर होने का। अगर फैसला कर लिया था कि कंपैरिजन से ही हम अपने टाइम का अंदाजा लगाएंगे, नंबर ऑफ कंपैरिजन से, तो हम हमें ये गिनना है कि पूरे एल्गोरिदम में कितने कंपैरिजन हुए हैं। अब वो गिनने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज किसके साथ कंपेयर हो रही है। जैसे अगर ये एक अरे है मेरे पास -1 10 5 2 13 और 0, लेट्स से इसमें जो ए 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स है, ए जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि हम इसका आपस में कंपैरिजन, यानी कि -1 का -1 के साथ कंपैरिजन हमने नहीं करना, हमने -1 का 10 से कंपेयर करना है। तो फॉर एग्जांपल इस समेशन का मतलब ये है, ये इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि ए और बी अगर कंपेयर हुए होंगे तो इसकी वैल्यू 1 है, अगर नहीं तो वो 0 है। जैसे ये लिखा कैसे जाएगा, जब ए 1 हो और ए जो है बी a+1 से स्टार्ट होगा तो x की वैल्यू बनेगी 1 कॉमा 2, फिर प्लस x की वैल्यू बनेगी 1 कॉमा 3,
प्लस x1 कॉमा 4 सो प्लस 1x 5 मैं पूरा ही कर देती हूँ। और फाइनली ए जो n तक इसने जाना और n 6 है तो ये हो जाएगा 1 6। तो जब बाहर a1 होगा तो अंदर वाली समेशन पूरी एग्जीक्यूट होगी a इक्वल टू 1 के हिसाब से। फिर अगेन इसमें अब एक और प्लस, जब बाहर a की वैल्यू चेंज होके 2 हो जाएगी तो फिर अब यहाँ पे ये शुरू होगा 2 2 +2 3 +2 4 2 5 और अगेन 2 6। फिर तीसरी आइट्रेशन में a की वैल्यू चेंज होगी और a कहाँ तक जाएगा, a जाएगा n-1 विच इज 5 तक। तो मैं लास्ट बस लिख लेती हूँ कि जब ये 5 हो जाएगा तो 5 2 और 5 3 और 5 4 और 5 सॉरी मैंने गलती की है यहाँ पे। b चूंकि अगर हम देखें तो b a+1 से स्टार्ट हो रहा है तो a अगर 5 होता है तो ये 6 होगा। तो यहाँ पे इससे स्टार्ट होगा और यहीं तक जाएगा, इससे अगली वैल्यू कोई एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि n हमारा जो है वो b की वैल्यू 6 तक ही जा रही है और n 6 ही है तो ये आखिरी वैल्यू होगी। लेकिन इसमें आपने ये चीज नोटिस की है, असल मुझे अपनी गलती का अंदाजा ही तब हुआ जब मैं 5 5 लिखने लगी तो वो हम अपनी बात पे वापस आ गए थे कि 5 5 के साथ तो कंपेयर नहीं हो सकता। तो फिर मुझे ख्याल आया कि ओहो मैंने इंडेक्सेस गड़बड़ कर दिए। तो अब इस चीज में आपने ऑब्जर्व किया कि हम खुद का खुद से कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन अब जब आप इसको लिखते जाएंगे ओवरऑल ये सारे कंपैरिजन जब हम सम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल इतने कंपैरिजन सारी उसमें पूरे एल्गोरिदम के अंदर हमें करने पड़े। ठीक है, तो अब चूंकि ये हम रैंडमाइज एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं तो हम अब देखेंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कंपैरिजंस, क्योंकि हम कंफर्म तो कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये रैंडम बिहेवियर था। तो अब हम इसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे। अभी हमने एग्जैक्ट काउंट बताया है कि अगर सारे कंपैरिजन आपस में हो तो कितने होंगे। तो लेकिन अब उस कंपैरिजन में हमने इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल चूंकि डाला हुआ है जो कि प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहा होगा, तो हम क्या करेंगे इसकी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कंपैरिजन लेंगे। और एक्सपेक्टेशन जो है पूरे एक्सप्रेशन की जब हम लेंगे तो वो बाय लिनियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, अगर एक्सपेक्टेशन आपने पढ़ी हो तो इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, उसमें से एक रूल ये है कि अगर एक्सपेक्टेशन ई का वेरिएबल अगर पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर हो तो वो समेशन के अंदर भी जा सकता है। तो इस रूल को कहते हैं लिनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो वो इस तरह से ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल जो है वो आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करना है, कि हम एक्सपेक्टेशन को अंदर तो ले गए थे, अब आगे क्या करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा, जो क्या होता था कि हम उसकी वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे, रैंडम वेरिएबल की जो भी वैल्यू और उसकी अकरेंस प्रोबेबिलिटी को एंड सो ऑन, जितनी वैल्यूज वो ले सकता है और उसकी वो प्रोबेबिलिटी। तो इस सब की जो टोटल समेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन होती थी, अगर हम वो इसके ऊपर अप्लाई करें तो हम ये देखते हैं कि जो इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल हमारा था एक्स और ए बी के कंपैरिजन का, तो वो दो ही वैल्यूज ले सकता था, या 1 या 0। 1 तब लेता था अगर कंपैरिजन हो जाता है और 0 तब लेता था अगर कंपैरिजन नहीं हुआ। तो हमने जब इसको इसकी प्रोबेबिलिटी के अगर 1 आता है तो यानी कंपैरिजन हो जाता है मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू, और प्रोबेबिलिटी कि जब वो कंपैरिजन उसका नहीं होता और उसकी वैल्यू तो वो 0 है, तो 0 ये वाला एक्सप्रेशन पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल आ जाएगी। अब ये क्या चीज है, इट इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी व्हेन ए एंड बी आर बीइंग कंपेयर्ड, ये वो प्रोबेबिलिटी है। तो हमें ये फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें मुशक्कत करनी पड़ेगी। अब उधर जाने से पहले हमें ये सोचना है, अपने ज़हन पे जोर डालना है कि ऐसे कौन से मौके आते हैं कि जब आपको जो अरे आई है और उसमें कहीं पे एक जगह ए लिखा है कहीं पे एक जगह बी लिखा हुआ है, तो ये आपस में कंपेयर हो रहे हैं। तो जिस टाइम ये कंपेयर होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये फाइंड आउट करनी है। ये भी आप पॉज करके सोचते रहें और फिर वापस आए और फिर देखें कि हम आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसको देखने से पहले हम पहले ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम अपनी सारी जो अरे है उसके एलिमेंट्स को z1 z2 और zn कह देते हैं, और इसमें जो zi है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, अरे के अंदर जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो हम देख रहे हैं वो zi है और वो स्मॉलेस्ट है। और जो हमारे पास एक सेट है zij जिसके अंदर इस तरह से वैल्यूज पड़ी हुई हैं,
ठीक है, हमने एक सेट लिया है, उसमें जेड आई है, उससे अगली कोई वैल्यू एंड सो ऑन, ये हमारी assumption है। अब इस assumption की बेस पे हम आगे चलते हैं। तो अब ये है कि हमने ये सोचना है कि प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, तो पहले हम ये केसेस बना के देख लेते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं कि जब वो आपस में कंपेयर होंगे। तो जब ए और बी, लेट्स से ए 2 होता, ये हमारे पास ए है, और बी हमारे पास जो है ना वो 6 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 एंड 6 आर एवर कंपेयर्ड, यानी ए और बी हैं, ये कब कंपेयर होंगे। तो इसको कंपेयर करने के लिए हमें ये बात पता है कि अगर हम लेट्स से पिवट ले लेते हैं 5 को, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू जो है ना वो हम ले लेते हैं 5 को पिवट। तो अब 5 अगर पिवट हम लेंगे तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एलिमेंट्स चले जाएंगे 3 1 2 4, और राइट साइड पे चले जाएंगे 6 और 7। ठीक है, लेकिन 2 और 6 कहीं पे आपस में कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि 5 को पिवट लेने का मतलब ये था कि हम जो है वो 5 को 7 से भी कंपेयर कर रहे होंगे, 6 से भी कंपेयर कर रहे होंगे, वो उससे बड़ा है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर 3 से कंपेयर करेंगे वो दूसरी साइड पे चली जाएगी, एंड सो ऑन। लेकिन 2 और 4 कभी आप 2 और 6 आपस में कभी कंपेयर नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज आती है, अगर मैं 5 के बदले में 3 को पिक कर लेती पिवट के तौर पे। अब इस केस में भी अगर मैं चेक करूं तो 3 से बड़े एलिमेंट्स जो हैं वो हो जाएंगे 4 5 6 7, और 3 से छोटे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 और 2। अगेन 2 और 6 अब कभी कंपेयर नहीं होंगे, क्योंकि क्विक सॉर्ट इसके ऊपर अलहदा कॉल होगा और इसके ऊपर अलहदा कॉल होगा। इसके अंदर से अपना पिवट सिलेक्ट होगा और वो इसके एलिमेंट से कंपेयर होगा, और इसके अंदर अपना सिलेक्ट होगा और वो इसके एलिमेंट से कंपेयर होगा। लेकिन 2 और 6 कभी आपस में कंपेयर नहीं हो पाएंगे। तो अगर इसको थोड़ा सा मैं जनरलाइज करूं तो मैं ये चीज देख रही हूँ कि अगर मैं अपना पिवट ऐसा लेती हूँ जो कि जेड आई और जेड जे के बीच में है, तो फिर ये कभी आपस में कंपेयर नहीं होंगे। हमारे पास क्या वैल्यू है, 6 है और 2 है। अगर मैं 2 और 6 के बीच में जो भी एलिमेंट पिक कर रही हूँ यहाँ पे, वो आप देखें अगर आप 4 भी ले लेते हैं तो 5 6 7 इधर चला जाएगा और 3 1 2 इस तरफ चला जाएगा, 2 और 6 स्टिल कंपेयर नहीं हो पाएगा। तो जब भी कभी मैं इन दो वैल्यूज के बीच में कोई नंबर लेती हूँ और उसको पिवट सेलेक्ट करती हूँ तो ये कभी कंपेयर नहीं होंगे। तो ये तो उस प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी उसकी चाहिए जब ये कंपेयर हो रहे होंगे। ये कंपेयर सिर्फ तभी होते हैं अगर हम जेड आई को स्मॉलेस्ट एलिमेंट कंसिडर करें अप टू जेड जे, यानी अगर तो 2 को पिवट सिलेक्ट किया जाता है तो फिर उस केस में क्या होगा कि हमारे पास 2 जो है वो 7 से भी कंपेयर होगा, 6 से भी, 3 से भी, 5 से भी, 1 से भी और 4 से भी, और फिर उसी कंपैरिजन के हिसाब से उसके इर्द गिर्द जो है वो वैल्यूज चली जाएंगी। ठीक है, तो 6 से अब वो कंपेयर होगा तो 6 इस तरफ जाएगा। इसी तरह से अगर 6 को पिवट रख लिया जाता है तो 6 भी 2 से कंपेयर होगा और फिर उसी हिसाब से इस साइड पे 1 3 2 4 और 5 आ जाएगा और इधर 7 जो है वो चला जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर तो हम ये रेंज पिक करें कि आई को 2 रखें और जे को हम 6 इंडेक्स के ऊपर भी अगर रख लें, तो हम सिर्फ इन्हीं वैल्यूज के अंदर से पिक कर सकते हैं जब आपके पास 2 और 6 जो है वो 2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो, यानी 2 से 6 तक अगर मैं इस तरह से लिखूं Z26, तो 2 अगर पिवट के तौर पे सिलेक्ट होता है तभी कंपैरिजन होगा, या फिर अगर 6 पिवट के तौर पे सिलेक्ट होता है तो तभी जो है वो कंपैरिजन होगा। अदरवाइज जो है वो ये काम हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब इसी बात को अगर हम ध्यान रखें तो एक केस तो हमने ये बता दिया। जो तीसरा और हमारे पास एक केस बनता है, दूसरा केस हमने ये बता दिया कि वो छोटा एलिमेंट है। तीसरा केस हमारे पास ये बनता है कि हम ए और बी जो भी आपने सिलेक्ट किया उन दोनों से ही बड़ा जो है वो पिवट ले लें। तो लेट्स से कि 2 और 6 से बड़ा पिवट 7 ले लिए, तो 7 के केस में क्या होगा कि सारी छोटी वैल्यूज 1 3 4 5 6 सारी इधर चली जाएंगी। तो अब हम इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते कि इधर जो है वो आगे फर्दर कंपेयर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी
क्विक सॉर्ट इसके ऊपर दोबारा अप्लाई होना है और 2 और 6 अभी यहाँ पे मौजूद है, तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है। फिर दोबारा इसके ऊपर क्विक सॉर्ट अप्लाई होगा, कोई और पिवट सिलेक्ट होगा, चीज चलती जाएगी। इसी तरह से इन दोनों से छोटी वैल्यू अगर 1 को पिवट के तौर पे ले लिया जाता तब भी सारी अरे एक तरफ चली गई है इस पर्टिकुलर केस में, और दूसरे जो है वो उधर कुछ नहीं बचा। तो तब भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी 2 और 6 एक ही सेट के अंदर अभी पड़े हुए हैं और उन पे क्विक सॉर्ट अप्लाई होगा तो बाद में पता चलेगा कि क्या होगा। तो इससे हम ये अंदाजा कर रहे हैं कि सिर्फ तभी ये कंपेयर होंगे जब हम आई या आई जो है वो जेड आई इट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये अगर पिवट्स के तौर पे सिलेक्ट हो और वो अगर खुद पिवट के तौर पे सिलेक्ट हो जे, तो तभी जो है वो कंपैरिजन होगा। तो अब ये है कि हमने रीजनिंग तो थोड़ी सी कर ली है। अब हमें ये चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली इसके इक्वल किस तरह से, मतलब किस चीज़ के इक्वल आएगी। तो जब एक्स और ए एक्स जो रैंडम वेरिएबल में ए और बी जब आपस में कंपेयर होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। और हमने इसी रीजनिंग से ये देखा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये एक्चुअली उस चीज़ के इक्वल है कि अगर ए और बी को पिवट के तौर पे सिलेक्ट कर लें, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हम जेड आई और जेड जे को पिक कर रहे थे पिवट के तौर पे तभी वो आपस में कंपेयर हो रहे थे, अदरवाइज बाकी सारे केसेस के अंदर वो आपस में कंपेयर नहीं हो रहे थे, या हमें पता नहीं था कि आगे जाके उनके साथ क्या होगा, वो कंपेयर होंगे कि नहीं होंगे। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटीज का मतलब है कि इनको पिक करने की, चूंकि ये दो एलिमेंट्स हैं तो हमें ये देखना है कि कितने एलिमेंट्स में इन्होंने पिक होना है। ठीक है, तो अब इतने एलिमेंट्स जेड आई और जेड जे से लेकर शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि उनसे बड़ी और छोटी वैल्यूज के ऊपर तो वो हमें पता ही नहीं है कंपेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जैसे हमने पीछे 4 केसेस देखे हैं। तो इन ये खुद हो या इनके बीच की कोई भी जो वैल्यूज हैं उनकी पॉसिबिलिटी है पिवट के तौर पे सिलेक्ट होने की। तो ये टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, ये टोटल एलिमेंट्स बन जाएंगे, अगर मैं इसको जे के बदले में बी कह दूं और आई के बदले में ए कह दूं, तो ये b माइनस ए प्लस वन इतने टोटल एलिमेंट्स बनते हैं कि जिनमें से कोई भी पिवट सिलेक्ट हो सकता है, और इनमें से जो भी पिवट सिलेक्ट होगा उसका जो है ना वो आगे फिर फैसला होगा। लेकिन इनमें से जो हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी के जेड आई को ही पिवट के तौर पे सिलेक्ट होना चाहिए, तो इसको पिवट के तौर पे सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है b माइनस ए प्लस वन, और इसी तरह से जेड जे के पिवट सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1 - b, 1/b - a+1। तो दोनों की चूंकि प्रोबेबिलिटी इक्वल है, बराबर है, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी फॉर a and b to be selected as pivot is actually equal to 2/b - a+1। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया है। हमने ये कहा था कि जो हमारे पास एक इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल है, हम ये चेक करने जा रहे हैं कि चूंकि हमारे पास एल्गोरिदम रैंडम है, रैंडमाइज एल्गोरिदम है जो कि पिवट सिलेक्शन में रैंडम हो रही है, जिसकी वजह से आगे क्या हो रहा है, पार्टीशन की स्पेस के ऊपर हो रही है, वो हमें नहीं पता। तो इस वजह से हमने कहा था कि चूंकि हमें अंदाज़ा नहीं है तो हम एक पैरामीटर ले लेते हैं जो डोमिनेट करता है क्यूएस के अंदर क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, जिसमें यह है कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने चेक हो रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस हो रहे होंगे उसी हिसाब से ही फैसला हो रहा होगा कि आगे कितनी जो है वो पार्टीशन बन रही है, किस तरह की डिवीजन हो रही है। तो अब चूंकि इस लेवल के ऊपर पिवट की सिलेक्शन कुछ भी हो सकती है, तो आगे पार्टीशन कोई भी बन सकती है, इसी तरह से यहाँ पे भी कोई भी पिवट की सिलेक्शन हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो हमने कहा था कि हम बजाय इसके कि एग्जैक्ट काउंट हमें नहीं पता चल सकता, तो हम हर लेवल पे डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे रैंडमली एक रैंडम वेरिएबल जो है ना वो इंट्रोड्यूस कर देंगे और हम उसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे कि हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ना, यानी कि कोई एवरेज वैल्यू मालूम करेंगे, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू का अंदाजा नहीं लगा सकते इस केस में। तो उसके बाद फिर हमने ये किया था कि हमने जो एक्सपेक्टेशन का रूल था उसके तहत हम उसको समेशन में अंदर ले गए थे, क्योंकि हम ये बात जो है वो शायद अगर आप जानते हैं नहीं जानते, लेकिन उसके रूल के मुताबिक अगर इस तरह से हो तो एक्सपेक्टेशन जो है वो अंदर भी शिफ्ट हो सकती है। तो अब जब ये शिफ्ट हो गई है उसके बाद फिर हमने कहा था कि ये जो वैल्यू है जब इसको हम सॉल्व करते हैं इस एक्सपेक्टेशन को, तो वो प्रोबेबिलिटी के इक्वल आता है उस चीज़ के जब उनका कंपैरिजन हो रहा हो, यानी 1 के इक्वल। इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमने जतन किया और फिर हमने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी इस एक्सप्रेशन के इक्वल होती है। अब यहाँ से बात जो है वो आगे कहाँ जाएगी, ये अब क्वेश्चन है।
अब इसमें जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मशवरा ये है, इसको पॉज़ करें, इसको खुद ही सॉल्व करें और देखें कि क्या होता है और फिर वापस आएँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो हम एक हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो हम उसको थोड़े से कम कर देते हैं। हम अज़्यूम कर लेते हैं कि जो k है वो हमारे पास b माइनस a के इक्वल है। ठीक है? तो हमारी जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे अब मैं b नहीं लिख सकती क्योंकि अंदर जो है वो मेरे पास अब k प्लस वन हो गया। मैंने b माइनस a को k से रिप्लेस कर दिया था। तो जो समेशन के अंदर जो नीचे टर्म्स लिखने हैं वो भी मुझे k की फॉर्म में लिखने हैं। तो वो टर्म क्या होगा, अगर k b माइनस a के इक्वल है और यहाँ पे b a प्लस वन के इक्वल है, तो b की वैल्यू अगर a प्लस वन इसमें पुट करूँ तो मेरे पास k इक्वल टू वन आ जाएगा। तो मैं यहाँ इसको वन से रिप्लेस कर दूंगी। अब n के केस में क्या वैल्यू आ सकती है, n चूंकि अभी टॉप तक जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है जो कि b की जगह पे रिप्लेस होगी क्योंकि b a प्लस वन से n तक जा रहा है ना। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास होगी 2/n माइनस a प्लस वन। ऐसी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं n माइनस a लिख दूं कि n माइनस ए होगा तो वही सेम बात आ जाएगी जो इधर है। शायद आप बात फॉलो कर रहे हैं कि समेशन के वेरिएबल्स को रिप्लेस करने के लिए हमें चेक करना पड़ता है फिर कि पहले उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी और यही सेम यहाँ पे पुट करने से होनी चाहिए और उसके बाद की वैल्यू क्या है वही पुट करने से एंड वाली जो वैल्यू है वो उसकी टॉप के ऊपर आनी चाहिए। अब जब यहाँ तक हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया है तो हम क्या कर सकते हैं अब इधर के इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं कि इससे अगर समेशन में मैं एक थोड़ी सी चेंज कर दूं कि बजाय n माइनस ए n से कम तक चलाने के मैं क्यों ना इसको n तक ही चला लूं। तो जो अगली वैल्यू होगी वो इससे ज़ाहिर है बड़ी ही होगी। यानी ये अगर ऊपर से इक्वल चलती हुई आ रही है तो ये एक्सप्रेशन पिछले से बड़ा ही होगा। ठीक है। तो इसको हम जो है वो अगर इस तरह से कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। या मे बी मैं यहाँ से अगर सिंप्लिसिटी के लिए फिलहाल ये एक्सप्रेशन निकाल दूं, प्लस वन भी निकाल दूं। ठीक है। तो ये इतना रहेगा क्योंकि नीचे वाली वैल्यू थोड़ी सी और छोटी हो जाएगी तो वो बड़ा हो जाएगा। तो ये टर्म अब अगर इसको आगे से सॉल्व करें तो ये वाला अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये एक्सप्रेशन लॉग के उसमें टर्म्स में आता है। ठीक है। यानी दिस थिंग कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ एन। ठीक है। और अगर चूंकि समेशन ऑफ लॉग ऑफ एन हो रही है अप टू एन टाइम्स तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि दिस इज एन लॉग एन। ये बात आपने फॉलो की है। यानी कि ये जो नास्टी सम है जिसको आप सॉल्व करेंगे ये एक्चुअली में एन लॉग एन के बराबर होगा और इसके ऊपर टू है तो वो टू साथ जो है वैसे अपेंड हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि रैंडमली भी अगर चीज़ें कोई सॉर्ट में अप्लाई करें तो जो उसका टाइम है वो एन लॉग एन लग रहा है। अच्छा, अब हमारा काम खत्म हो गया है और हमने जो है वो ये इसी को एक सॉर्ट एल्गोरिदम के ऊपर एक्सपेक्टेशन के थ्रू टाइम निकाल दिया है और हमने ये देखा है कि क्या ये वही टाइम है जो आना चाहिए। और वो हाँ इसलिए क्योंकि हमने ये बात बता दी है कि कंपैरिजन से चूंकि वो डोमिनेट कर रहे होते हैं वो हर लेवल पे कंपैरिजन मस्ट हो रहा होता है। तो हम इसके तहत जो है वो एक्सपेक्टेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। अच्छा, अब वर्स्ट केस रनिंग टाइम से क्या मतलब है कि जब आपका जो रैंडमनेस है उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल ले ले, पिवट की सिलेक्शन के ऊपर कोई कंट्रोल ले ले, तो हमें पता है कि वो इंसर्शन सॉर्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है तो इसलिए हमें इसकी टेंशन इतनी नहीं लेनी चाहिए। तो अच्छा जी, अब इसमें एक जो फाइनल चीज रह गई थी कि अभी जितनी भी डिस्कशन की है उसमें हमने अगर इन प्लेस सॉर्टिंग करें एल और आर को सेपरेट बनाने के बजाय तो फिर कितना फर्क पड़ेगा ये चीज आपने चेक करनी है। अभी तो हमने ये किया था ना कि एल और आर को सेपरेट एरेज बना के तो फिर हमने किया था। लेकिन आपको जो बुक का एल्गोरिदम हमने लेक्चर टू में देखा है उसमें आपने देखा था कि हम इस अरे ए ही भेज रहे हैं और उसी के साथ इंडेक्सेस के हिसाब से खेल रहे हैं। तो अगर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करें तो फिर वो किस तरह से होगी। अच्छा, यहाँ पे एक यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है इसमें कुछ लोग डांस करते हुए आपको जो है ना वो एल्गोरिदम सिखाते हैं। ये लिंक मैंने शेयर किया है लेकिन मैं किसी भी तौर पे इसकी प्रमोशन म्यूजिक वगैरह की यहाँ पे नहीं कर रही या डांसिंग की नहीं कर रही। ये सिर्फ लर्निंग पर्पजेस के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, रिकैप क्या थी कि हमने अभी तक एक्सपेक्टेड रन टाइम वर्स्ट केस रन टाइम कैलकुलेट करना सीखा और हमने ये कहा है कि क्विक सॉर्ट रैंडम एल्गोरिदम है
क्विक सॉर्ट कई केसेस में मर्ज सॉर्ट से बेहतर काम कर जाता है, मर्ज सॉर्ट कई केसेस में क्विक सॉर्ट से बेहतर काम कर सकता है। एज एन एक्सरसाइज आप ट्राई करें कि क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट करें, और साथ ही साथ सिर्फ ये काम ना करें जो अभी तो सिर्फ आप लिस्ट या अरेज यूज करें, आप उनको लिंक लिस्ट के तौर पे बना के देखें। अगर आपको लिंक लिस्ट का आइडिया है तो इससे आपको अच्छा अंदाजा होगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स के भी चेंज होने से या लैंग्वेज के चेंज होने से कितना फर्क पड़ा है आपके सेम एल्गोरिथम के ऊपर। सो क्विक सॉर्ट वर्सेस जो मर्ज सॉर्ट का है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करके देखें तो उसमें हमें ये नजर आ रहा है कि अच्छा, होर पार्टीशन जो है ना, ये भी आप एक काम जरूर कीजिएगा कि जो अपनी बुक प्रॉब्लम नंबर 7.1 है वो इसको देखें। तो ये असल में बनाने वाला ये था क्विक सॉर्ट का, लेकिन ये कि चूंकि इसके मल्टीपल फ्लेवर्स आ गए हैं तो जो बुक के अंदर डिस्कस हुआ हुआ है वो किसी और बंदे का बनाया हुआ एल्गोरिथम जो है वो डिस्कस हुआ हुआ है। तो आप जो है वो इसका भी ट्राई करके देखें। और लेकिन ये कि आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपको ये आना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा आपका ब्रेन वार्म अप होगा। अब आप जब इसमें हमने कंपैरिजन किया हुआ है एन के साथ टाइम का, लेकिन मुख्तलिफ एल्गोरिदम का, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इसके साथ काम हुआ हुआ है वो पर्पल कलर में वो कुछ इस तरह से है। और जो इन प्लेस क्विक सॉर्ट है जो कि उसी अरे में कर देते हैं, जैसे आपकी बुक में मेंशन है, वो इतना टाइम ले रहा है। जो मर्ज सॉर्ट है वो यहाँ पे है इस टाइम पे, और जो हमने पहले क्विक सॉर्ट अपना लिखा था वो कुछ इसमें है। तो इन प्लेस सॉर्टिंग करने से भी जो है वो टाइम की बचत हो जाती है। अगली दफा हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि क्या हम एन लॉग एन से बेहतर भी काम कर सकते हैं कि नहीं।